नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से राज्यसभा में नेहरू और कांग्रेस को कोसा था, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का उन्होंने मजाक उड़ाया था। और पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह सबके एक तरह से जो कामकाज है उस पर एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया था। ये दिखाने की कोशिश की थी कि दरअसल जो भी काम देश में हुआ है, जितना भी देश आगे बढ़ा है, जो भी तरक्की हुई है, वो सिर्फ 10 साल में हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो मनमोहन सिंह है उनके कार्यकाल यानी यूपीए 1 यूपीए 2 को लेकर एक श्वेत पत्र लाने जा रही है, व्हाइट पेपर लाना। तो उसे चाहिए रिपोर्ट कार्ड अपने 10 साल के कामों का, जिनको मोदी की गारंटी और बड़े बड़े नामों के साथ लॉन्च किया गया, बड़े बड़े नामों के साथ उन्हें दिखाया गया। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं कांग्रेस के कारनामे लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन अब आप ये देखिए कि कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों के जो उन्होंने जो भी कामकाज किया है, जो काम नहीं किया है, उसको लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। और इसको दरअसल उन्होंने अन्याय काल का नाम दिया है। आज इसको बाकायदा तौर पर कांग्रेस की तरफ से रिलीज किया गया। इसमें पूरी तौर पर बताया जाएगा कि 10 सालों में दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह से जनता के साथ अन्याय किया है, जो जुमलेबाजी की है, जो सिर्फ कहा और कर नहीं दिखाया है। किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरह का धोखा हुआ है, इसके बारे में पूरे तरीके से ब्लैक पेपर के जरिए जनता के बीच जाकर कांग्रेस जनता को यह बताएगी कि 10 सालों में किस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी के ऊपर वो प्रहार किया है और उस जगह प्रहार किया है जो लग रहा है कि बहुत तकलीफ देने वाला है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आजकल ओबीसी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, जातिगत जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी को लेकर बातें हो रही है। बताया जा रहा है कि देखिए कितने सेक्रेटरी हैं, कितने नहीं हैं, उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी यानी कि अपने बारे में बात कर रहे थे वो नहीं दिखता है। आज राहुल गांधी ने उसी पर प्रहार किया है, नरेंद्र मोदी को उन्होंने झूठा करार दिया है। और किस तरह से उन्होंने झूठा करार दिया है ओबीसी को लेकर, आप सुनिए पहले राहुल गांधी को। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं, पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी नहीं पैदा हुए,
ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो अभी आपने यहाँ पर सुना राहुल गांधी ने किस तरह से आक्रामक अंदाज में ये कहा है कि वो जनजात ओबीसी नहीं है, बल्कि किस तरह से उनकी कास्ट को ओबीसी में लाकर उनको ओबीसी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसीलिए वो ओबीसी से कोई हाथ नहीं मिलाते हैं, ना ही वो जातिगत जनगणना कभी कराएंगे, ना ही सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी की इस लड़ाई में वो साथ होंगे। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा है। तो जातिगत जनगणना सामाजिक बराबरी सामाजिक न्याय की ये लड़ाई का जो झंडा बुलंद किया है राहुल गांधी ने, लग ही रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इसको ना तो छोड़ना चाहते हैं, ना ही इसकी आवाज को हल्का होना देना चाहते हैं, और ना ही ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो मुहिम उन्होंने शुरू की है वो किसी और खासतौर पर प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आए। आपने देखिए कितना महत्वपूर्ण ये बात है, ये जातिगत जनगणना की और आरक्षण की और सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी की, कि राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तब जब से उन्होंने बातचीत शुरू की है इसको लेकर, उसके बाद से लगातार लगभग अपनी हर सभा हर रैली में वो ये बात करते हुए नजर आते हैं। और इससे नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को कितनी तकलीफ है, इससे आप अंदाजा लगाइए जो उन्होंने संसद में कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे ही कभी भी कुछ नहीं कहते हैं। आपको पता है कि 2019 में बड़ी तादाद में ओबीसी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और लगातार वो अपने आप को ओबीसी बताते आए थे। एक तरफ वो कहते हैं कोई जाति नहीं होती है और वो 4 जातियां गिनवाते हैं, गरीब, महिला और नौजवान, ये तमाम वो बताते हैं। दूसरी तरफ कभी भी अपने आप को ओबीसी बताना वो नहीं भूलते हैं। तो क्या अब 2024 की लड़ाई इस पर आकर टिक गई है? और दूसरी बड़ी बात, आप प्रधानमंत्री को सुन रहे होंगे, पहले वो लोकसभा में बोले थे और फिर उसके बाद वो राज्यसभा में बोले थे, और लगातार अब आप ये देखिए 10 साल काम करने के बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का श्वेत पत्र लेकर आ रहे हैं कि उनके हम कारनामे लोगों तक बताएंगे कि कैसे उन्होंने 10 साल क्या क्या आपके साथ खराब किया। लेकिन हर बार वो जो भी अब नए वादे कर रहे हैं, जो भी वादे आपसे कर रहे हैं, उसको अगले 5 साल के लिए वो टाल रहे हैं। यानी 10 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन अब 5 साल और आपको बेवकूफ बनाने के और आपको ठगने के लिए पूरा का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे कि 2024 की लड़ाई किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये जो फिलहाल नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नजर आ रहा है, जातिगत जनगणना और ओबीसी की इस लड़ाई को, इसको कैसे देखा जाए, और जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिए हैं उसको किस तरह से आंका जाए, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज 3 बेहद वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारीफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। तीनों आप वरिष्ठतम पत्रकारों को आप देख सकते हैं, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। राकेश अचल जी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश कपूर जी सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही अनिल त्यागी जी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनिल जी पहली बार मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अनिल जी, ये जो पूरी लड़ाई है, कल हमने देखा कि किस तरह से, बल्कि लोकसभा में प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताना नहीं भूल रहे थे, और उससे पहले भी वो अपने आप को ओबीसी बताते रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, और इसीलिए एक दिन बढ़ा दिया गया इस सत्र का कि वो श्वेत पत्र लेकर आएगी। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रहार किया है, और किस तरह से बहुत गहरा प्रहार किया है, एक तरह से झूठा बताया है, ये बताया कि मैनिपुलेशन करके उन्होंने अपने आप को ओबीसी बनाया है। और दूसरी तरफ जो ये ब्लैक पेपर लेकर आई है बीजेपी, कितना असर आप इसका देखेंगे जमीन पर? कि मैं आपको ये बता दूं, एक तो देश को ये बताना बहुत जरूरी है कि मोदी जी जो ओबीसी की कैटेगरी में आए वो 4 अप्रैल 2000 को आए, और जो एंट्री है, जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज है, उसमें जो शामिल जो लगभग 104 के करीब जातियां हैं उसमें शामिल हुए। ये मूर्ध घोची कम्युनिटी से आते हैं, और ये पहले ओबीसी लिस्ट में नहीं था, लेकिन 18 महीना पहले ओथ लेने से पहले 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने ओथ ली थी, गुजरात के मुख्यमंत्री थी,
कि उससे 18 महीने पहले इन्होंने ये ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था। तो जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जन्मजात जो है बाय बर्थ ओबीसी नहीं है, ये एक्वायर्ड और इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में शामिल हुए हैं। नंबर 1 बात तो ये है। दूसरा बात, मुझे लगता है बीजेपी जो है एक बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी जो है उसको मनोविज्ञान में अगर आप कहें, कई लोगों को पुनर्जन्म और पुराने सालों की याद ताजा करने की बीमारी रहती है, वो भूतकाल से में रहते हैं। तो बीजेपी लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की मास्टरी है इनकी। आप मेरे को बताइए 10 साल में ऐसा कहते हैं कि 15 साल के एक पीरियड में लोग समय काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें भूल जाते हैं पीछे की, लेकिन ये भूल नहीं रहे हैं। इनको समझ, ये इस बीमारी से ग्रसित क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए है कि कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश के 740 और 747 जिलों में मौजूद है आज की डेट में। आप देखिए ना, ये केरल में मौजूद है, ना आंध्रा में मौजूद है, ना कर्नाटका में मौजूद है, ना उड़ीसा में है, ना तेलंगाना में है। ये नर्मदा के नीचे, विंध्याचल से नीचे नीचे गायब है पूरी की पूरी पार्ट, आप समझिए। और जब ऐसे में ये जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, सिर्फ यहां तक बचे हैं, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी ये गायब है। उत्तराखंड में आप अब टक्कर होगी, हिमाचल में टक्कर होगी, जम्मू कश्मीर में मुश्किल से 2 सीट आएंगी। इनकी समस्या ये है कि 370 सीट जो क्लेम की आदरणीय माननीय मोदी ने, अब की बार 400 पार, वो सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये होता तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बनाने की क्या जरूरत थी, मेरे को बताइए ना आप। अगर राम का जो महत्व है, राम का महत्व लोगों के दिल में है, लोग सुबह शाम पूजा करते हैं। मैं भी राम भक्त हूं, लेकिन मैं बीजेपी प्रेमी नहीं हूं। ये बीजेपी के राम की जो परिकल्पना इन्होंने की है कि बीजेपी के राम को सब वोट देंगे, नहीं देंगे लोग वोट, उसी की खलबलाहट है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी पैदल चल निकले। माओ से तुंग के बाद सुबोध कांत साय ने अपनी रांची की सभा में कहा कि राहुल गांधी माओ से तुंग के बाद सबसे बड़े नेता है जो 10,000 किलोमीटर चल रहे हैं। हालांकि माओ से तुंग की जो पैदल यात्रा थी वो दूसरे कारणों से थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा को जन आक्रोश में तब्दील कर दिया है। लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग जीप से माइक दे दे करके राहुल गांधी पार्टिसिपेटिव जो इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी की पूरी यात्रा को। और मजे की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है उसका जिक्र करना बेमानी है, क्योंकि वो तो उद्धम शरणम मोदी शरणम गच्छामी हो चुका है। तो ये सारी की सारी बौखलाहट जो है, व्हाइट पेपर लाए, ब्लैक पेपर लाए, इनको ये करना चाहिए था कि आने वाले 2047 तक आप क्या करेंगे। 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 1.8% से ऊपर नहीं हुई है। आप कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई का कोई जिक्र नहीं करता। 459 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है, 170 रुपए किलो अदरक बिक रहा है, उसका लोग जिक्र नहीं कर रहे। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है हमको। हमेशा इंक्यूबेटर की बात करते हैं, हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अरे स्टॉक मार्केट की जो तस्वीर है और जो ग्राफ है वो जमीनी हकीकत से दूर है। स्टॉक मार्केट में तो आप सबको, हमारी और आपकी बचत का 15-20 हजार करोड़ रुपया हर महीने आता ही है, वो तो लग ही रहा है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। उसमें आप कौन सा नया मनोविज्ञान स्थापित करने जा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट को आप पैमाना मान रहे हैं तो ये एक बड़ा, मतलब उसको कहिए कि डिस्कनेक्ट है हिंदुस्तान की आम सूरत हाल के साथ और वास्तविक तस्वीर के साथ। मोदी को ये नहीं समझ में आ रहा है और भारतीय जनता, अगर मोदी इतने आश्वस्त होते तो अपने जो पैरोकार हैं प्रशांत किशोर को पिछले 10 दिनों से मैदान में क्यों उतारा हुआ है, आप बताइए ना। इस देश का कोई चैनल नहीं बचा जहां प्रशांत किशोर की बात नहीं सुन रहा हो। और वो आदमी लगातार कह रहा है राहुल गांधी को यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद बहुत है। और मतलब आप उनका पूरी का पूरा इंटरव्यू देखिए लगातार। तो ऐसा अगर आश्वस्त होता है, सत्ता के नजदीक जा रहा होता है, तो उसके जो भाषण है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है,
वो बदली हुई होती है। लग रहा है कि राम की नैया इनका पार नहीं करेगी। इनको लग रहा है कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ा टारगेट है। इनकी पीड़ा ये है कि ये कांग्रेस इतने साल 10 साल राज में रहने के बावजूद कांग्रेस का विकल्प नहीं कर पाए। और राहुल गांधी को भी मालूम है कि हम ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सन 77 में भी जन आंदोलन से सत्ता पलटी थी और राहुल गांधी को ये समझ में आ रहा है जन आंदोलन से ही अब भी सत्ता पलटेगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं ये यहाँ आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं, किसी की बात सुने बिना अगर सड़कों पे रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, तो इस देश की विपक्ष की राजनीति का नया आयाम बदल जाएगा। और राहुल गांधी की एक खूबसूरत बात और भी है, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जब तक वो बात कहते रहेंगे कि मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इस देश की जनता उनके चारों तरफ लामबंद होती रहेगी। और ममता बनर्जी को भी नहीं समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है 40 सीट नहीं आएंगी। ममता बनर्जी को ये समझने की जरूरत है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। आपके लिए मैदान साफ है, आप कांग्रेस से अलायंस करें ना करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप व्यक्तिगत द्वेष से आप अधीर रंजन चौधरी से मुतमईन नहीं है, तो कांग्रेस से मुतमईन नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ वो करिए ना। अगर आप सीपीएम से मुतमईन नहीं है तो सीताराम याचुरी से मुतमईन है तो उनसे बात करिए ना। ये अंतर विरोध दूर होंगे। जैसे जैसे राहुल गांधी की ताकत जनमानस में बढ़ेगी, ये सारे के सारे लोग जिनको लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार के घुटने आपने टिका दिए। मैं अभी कपिल सिब्बल का और चिदम्बरम का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए पीएमएलए एक्ट में जो खामियां हैं। और खासतौर से शिबू सोरेन ने जो कहा विधानसभा में सोमवार को कि ये सारी की सारी बेचैनी इसलिए है मोदी सरकार को कि एक आदिवासी इन सफेद वालों के आकर के कैसे बैठ गया। लगातार ओबीसी पे हमले, लगातार किसानों को ये कहना कि ये कौन मेरे कारण मरे हैं और किसानों की यूनियन को तोड़ देना, ये सब अंतर्निहित विरोधाभास और चटपटाहट दिखाते हैं मोदी की, जो ये कांग्रेस से और इस जन आक्रोश और जन आंदोलन से गड़बड़ाए हुए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और ये जिस तरह का पूरा हमने देखा कि जो तमाम घटनाक्रम तेजी से बदले हैं, चाहे बिहार की हम बात करें, कर्पूरी को बाहर की हम बात करें, और फिर उसके बाद अपने आप को ओबीसी बताया जाना, और अब लग रहा है कि आरएलडी में शायद सेंध मानने की कोशिश है, उत्तर प्रदेश में सेंध मानने की कोशिश है, जहां वो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें वो जीतेंगे। लेकिन अपने बिना पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों में देखें तो अपने बिना पर वो ये सीटें नहीं लेकर आ सकते हैं। ये लगातार पता है। इंडिया गठबंधन में इसीलिए ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, तमाम एजेंसीज के जरिए उनको किस तरह से टारगेट करके उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो सब आपके सामने है। राकेश कपूर जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है, कल हमने देखा और उससे पहले भी, कभी नेहरू को कोसना वो नहीं भूलते हैं, या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो उसको उनको कोसना नहीं भूलते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। ये सब कुछ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंदर एक छटपटाहट है। जबान से वो जरूर कह रहे हो 370 और एनडीए 400 पार, लेकिन अंदर के अंदर खाने उन्हें पता है कि ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये भी मान लें कि पूरी की पूरी लहर है नरेंद्र मोदी, तब भी ये जो नंबर हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और सत्यता से बहुत दूर हैं। तो ये क्या तमाम चीजें जो अभी वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, क्या ये छटपटाहट को दिखाते हैं? और कांग्रेस जो पलटवार कर रही है, राहुल गांधी ने जो किया, या फिर ब्लैक पेपर जो लेकर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बुशरा जी, तस्लीम, देखिए बड़ी स्पष्ट बात है। जैसा कि आपने कहा, आपने तो अपनी वजाहत में सारी बातें खोल करके रख दी, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा श्वेत पत्र क्यों ला रही है और किस समय के अंतराल का ला रही है, उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं ये बात मानता हूं, आपने जो कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी इस समय लड़खड़ाई हुई है। ये श्वेत पत्र लाने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कांग्रेस के शासनकाल की,
कि जिससे वो अपनी नाकामियां छिपा सके। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा सबूत बीजेपी के लड़खड़ाने का कुछ और नहीं हो सकता। लोकतंत्र में, जमहूरियत में ये कायदा होता है कि जो सरकार 5 साल तक शासन करे, जब नए चुनाव आए तो वो उनका अपना हिसाब किताब दे। जो कांग्रेस ब्लैक पेपर ला रही है उसकी वजह वाजिब लगती है। उसका कारण ये है कि वो सरकार से हिसाब पूछ रही है। देखिए, लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं होता है। लोकतंत्र की जड़ में, उसके मूल में होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। वो जवाबदेही कहाँ है जनता के प्रति? जनता के प्रति लोकतंत्र में जवाबदेही मुख्य बात होती है, क्योंकि जनता लोकतंत्र की मालिक होती है। लोकतंत्र का राम आम आदमी होता है, और वो आदमी होता है जो सबसे गरीब और सबसे निचले पायदान पर खड़ा होता है। लोकतंत्र उसकी सेवा का नाम होता है। जहां तक पंडित नेहरू का सवाल है, तो पंडित नेहरू, मैं केवल तथ्य ठीक करूंगा। पंडित नेहरू ओबीसी के प्रति, समाज के कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिबद्ध थे, इसका प्रमाण सिर्फ एक है। जो तथ्य गलत जा रहे हैं आपके चैनल से, वो सही सिद्ध होने चाहिए। जो कल तथ्य गलत गए और सरकार की तरफ से गए और सरकार के बड़े नेताओं की तरफ से गए। नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के कानून मंत्री रहते उन्होंने संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया था, जून 1951 में। और वो संशोधन ये था कि जो समाज के कमजोर तबके हैं उनको सरकार स्पेशल कंसीडरेशन देगी, माने उनको विशेष राहत देगी, जिससे ओबीसी के आरक्षण का दरवाजा खुलता। और वो नेहरू ने फैसला इसलिए लिया था कि तमिलनाडु की एक महिला, एक निचले तबके की महिला जिसका पति सरकारी नौकर था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी नौकरी पर रहते हुए, और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी। वहां से उसकी याचिका खारिज हो गई थी। तब वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास आई थी और नेहरू जी ने कहा था कि इस महिला को अपने जीवन यापन करने के लिए पति के स्थान पर नौकरी मिलनी चाहिए। तब ये पहला संशोधन लाए थे, और उस पहले संशोधन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में भी संशोधन किया गया था 1901 में, जिसमें यह प्रावधान था कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति हिंसक विचारों को बढ़ावा नहीं दे सकता है, हिंसक विचारों का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इसलिए नेहरू जी वो संशोधन लाए थे। बीजेपी वाले उसे गलत ढंग से पेश करते हैं। वो संशोधन, जो पहला संशोधन था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और चुनौती देने वाले कोई और नहीं थे। चुनौती देने वाले हिंदू महासभा के अध्यक्ष उस समय प्रोफेसर NC चटर्जी थे। उनकी हार हुई थी। पहला संशोधन वैध रहा था। तो ओबीसी आरक्षण का दरवाजा वहां से खुलता है। उसके बाद नेहरू जी ने काका कालेल कर आयोग बनाया था ओबीसी के बारे में। उसकी रिपोर्ट रखी रही, क्योंकि उसमें महिलाओं को और सबको पिछड़ा बताया गया था। तो वो अलग किस्सा है, वो अलग कहानी है। लेकिन आज की जो बात है, आज आप देखें कि जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन के बारे में आप बात कर रहे हैं, आज 2024 में कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया 2014 में। मैंने आपसे बार बार कहा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 के चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा को दूसरी विचारधारा से समाप्त करने के चुनाव साबित
किए जाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस इस देश में समाप्त होने वाली न विचारधारा है, मेरी राय में न पार्टी है। चूंकि कांग्रेस पार्टी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है। गांधी के सिद्धांती आज उन्हीं की जांच हो रही है वास्तव में, कि देश गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा या दूसरे उनके जो खिलाफ बरक्स सिद्धांत हैं उन पर चलेगा। आज ये 2024 के चुनाव उसी की कसौटी हैं, आप ये मान करके चलिए। और नेहरू और गांधी या सुभाष चंद्र बोस या कोई भी दूसरे नेता हैं तो आप अगर पाएंगे कि जिनको ये कहते हैं आपस में बहुत मतभेद थे, कहीं कोई मतभेद नहीं थे विचारधारा को लेकर के। जो नेहरू ने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, मूल रूप से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेशनल प्लानिंग कमेटी का ही विस्तार था, जो उन्होंने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पेश की थी कांग्रेस के महाधिवेशन में। ये इतिहास की बातें हैं, इतिहास की बातें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हम आज के अगर माहौल पर चले, आज की राजनीति को ले, तो आज की राजनीति में ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी विचारधारा को एक जगह पकड़ करके नहीं बैठ पा रही है। कभी वो राम का मसला उठाती है, कभी वो ओबीसी के मुद्दे पर भाग जाना चाहती है। वो उसको जिसमें उसको लाभ होता हुआ दिखता है वो पकड़ना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ इसके बरक्स कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दोनों एक विचारधारा को गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति, युवाओं की स्थिति, इनको लेकर के वो अपना एक नैरेटिव बनाए हुए हैं। जबकि बीजेपी आपको अलग अलग नैरेटिव की तरफ भागती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये मुझे गालिब का शेर याद आता है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर तेज रौ के साथ, चलता हूँ थोड़ी दूर हर तेज रौ के साथ, और पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। इस लोकतंत्र का राहबर जनता होती है, लोग होते हैं, लोक होता है, अवाम होती है रहबर। हम हिंदुस्तान हैं, हमारे सामने पूरी विरासत है लोकतंत्र की, जो हमें लोकतंत्र महात्मा गांधी ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उसको हमें आगे बढ़ाना है। इसका राम इस देश का आम आदमी है। जी बुशरा जी। बिल्कुल जी राकेश जी। और राकेश अचल जी के पास मैं जाऊंगी। राकेश अचल जी, हम लगातार हमने 10 सालों में देखा है एक तरफा संवाद, सिर्फ एक तरफा संवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी, और इवेंट उनको चाहिए होता है हर चीज में। यानी कि अब पार्लियामेंट में आना भी एक लोकतांत्रिक निजाम में, पार्लियामेंट में एक प्रधानमंत्री का आना भी एक इवेंट बन गया है। यानी कि उनके ही जो सांसद हैं उनको यकीन नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो संसद में आ गए हैं, और इसीलिए टेबल जो है थपथपा कर मोदी मोदी के जो है नारे लगाए जाते हैं, मोदी वंदना की जाती है। वो अपने जबान से अगर वो लब भी हिलाते हैं तो लगता है वाह वाह क्या कह दिया, और वहां पर तालियां बजाने लगते हैं। लगता है कि बाकी तमाम सांसदों को चुने हुए बीजेपी के और जो उनके साथ मौजूद है सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने महत्वपूर्ण बात ये कही कि उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है, कांग्रेस की कई सरकारों को गिरा दिया गया है, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी सुनिश्चित की है और 2024 में वो देश को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर निकालेगी। तो लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की सबकी बात जो है वो की जा रही है। अभी फिलहाल की जो सियासी स्थिति है, जो आपने प्रधानमंत्री को सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को आपने सुना, कहां आप देख रहे हैं, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप 2024 की इस लड़ाई को? धन्यवाद बुशरा जी। देखिए, अभी हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों ने जो बात कही उसको देखते हुए मैं बहुत चिंतित हूँ। संसद की जब से सीधे प्रसारण की कार्रवाइयों का देखने का सिलसिला इस देश में शुरू हुआ है,
सबसे पहली बार हुआ है कि भारतीय संसद भवन न लग के मोदी भवन की तरह दिखाई दी। मोदी मोदी के नारे पहली बार इस देश ने संसद के भीतर सुने। सड़क पर सुनते हैं, आम सभाओं में सुनते हैं, प्रायोजित होते हैं, लेकिन जहाँ के हम पूरे देश का भविष्य निर्धारण करते हैं, वहां अगर मोदी की जयकार होती है तो वह इस देश का भगवान ही मालिक होता है। वजह यह है, इस देश ने अभी तक जितने 17-18 प्रधानमंत्री देखे, उनमें से एक भी प्रधानमंत्री के समर्थन में इस तरह के नारे नहीं लगे। नारे लगने का सवाल ही नहीं है, जबकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, जिन्होंने तरह तरह के काम किए। लेकिन अब तो उल्टी गंगा बह रही है, और ये इस उल्टी गंगा में आप देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा बह रहा है। अब आप 375 का लक्ष्य तय करके और ये घोषणा पहले से करके कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, इस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो और गौर करने वाली बात यह है कि आपको न लोकतंत्र की चिंता है, न अपनी पार्टी की चिंता है, आपको चिंता कांग्रेस की है। आपको सारे आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के पुरखों पर लगाना है। आप अपने, जैसा कि अभी कपूर साहब ने कहा कि 10 साल की उपलब्धियां भी आपको गिनाने की जरूरत नहीं थी। आप तो 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किए। श्वेत पत्र जारी करने की मांग विपक्ष करता है, सरकार नहीं करती कि हम सरकार की तरफ से ला रहे हैं। किसके लिए ला रहे हो भाई? जो है ही नहीं, जो 10 साल पहले पीछे छूट चुका है, उसके श्वेत पत्र से जनता को क्या लेना देना है? जनता को तो आपके 5 और 10 साल के सफेद काले से मतलब है। वो आप देना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर सामने जनता के आएगा तो आपकी अधजल गगरी जो है वो छलकने लगेगी। मुश्किल यही हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक परछाई का पीछा कर रहे हैं, जबकि वो परछाई नहीं है। राहुल गांधी नाम का एक हकीकत है, नेता है इस देश में, जो जनता से भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा है संवाद की, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उनका सीधा डर यही है। वो हम कहते हैं 400 सीटें जीते ना, भगवान उनको 400 सीटें जिताए, 500 सीटें जिता दे, लेकिन उनका डर फिर भी दूर नहीं होगा जब तक कि जनता के बीच में राहुल गांधी जैसे नौजवान अपने विचारों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के खड़े हुए हैं। और ये डर उनको न नीतीश कुमार से है, न उन्हें अखिलेश से है, न उन्हें ममता बनर्जी से है, न उन्हें मायावती से है। इसलिए नहीं है कि ये सारे दल 1984 के बाद पैदा हुए। इनके पास जो भी संस्कार हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक लंबी परंपरा है, ये सब उसकी वैध अवैध संतान है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर मैं खुलकर कहूँ तो। ऐसी स्थिति में उनका डर लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बढ़ता जा रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का प्रथम चरण देखा है, उसके बाद जो परिणाम विधानसभा चुनाव के रूप में, भले ही उन्होंने 3 राज्य जीते, लेकिन 2 राज्य जब गंवाए, कर्नाटक और तेलंगाना, तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। वो 370 का जो धुन उन्होंने 2014 में शुरू की थी, वो उनके सिर से उतर नहीं रही है। कांग्रेस का भूत उनके सिर से नहीं उतर रहा है, तो वो न विकास की बात कर पा रहे हैं। इतना अंतर विरोध किसी प्रधानमंत्री के भाषण में हो सकता है, संसद में लगातार झूठ कह के हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, और 80 करोड़ फिर भी भूखे मर रहे हैं। वो सरकार की कृपा पर, रहमो करम पर 2 जून की रोटी खा रहे हैं। ये हकीकत जनता जानती है, और इस हकीकत को राहुल गांधी अपनी भारतीय न्याय के जरिए लगातार जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। वो कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सत्ता चाहिए, वो कह रहे हैं अगर आप सत्ता तो हम आकर के ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। इसलिए साफ जाहिर हो गया है कि ये लड़ाई, जैसा कि कपूर साहब ने कहा, कि विचारधाराओं के अंतिम लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस की सर्वव्यापी विचारधारा है, राम की हे रामवादी विचारधारा, और दूसरी तरफ नाथू रामवादी विचारधारा है। तो ये राम आपस में टकरा रहे हैं, और इस देश का जो लोकतंत्र है उसका राम नाम सत्य न हो, इसके लिए इस यात्रा की सफलता बहुत आवश्यक है। और मुझे लग रहा है कि लगातार सफल हो रही है। और इसी घबराहट में आए बाएं साए, एक बुंदेलखंड में कहावत है, ये सत्ता पक्ष के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी फौज, आप देख रहे हैं हर मंच से बक रही है। और इससे हास्यास्पद स्थिति क्या होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार जो काम वो कर रहे हैं, विपक्ष को तोड़ने का काम, विपक्ष को करने का काम वो कर रहे हैं, और आरोप लगातार कांग्रेस के सिर पर मुड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है
कि अपनी टक्कर अपने से नहीं है, उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से है और ये टक्कर होकर रहेगी इस चुनाव में। आप देखेंगे नतीजे जो भी आए वो 370 की जगह 470 दिए हैं, लेकिन लड़ाई वो होगी जो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत का जो चुनाव है बहुत जटिल चुनाव होता है, पूरी दुनिया की नजर होती है, पर्यवेक्षक आते हैं। लेकिन जैसा 2024 में होने वाला है वैसा चुनाव न पहले हुआ था और न भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आखिर में कही है और इसी को एक तरह से आप इसको डर की तरह से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, उस एक्साइटमेंट के साथ भी देख सकते हैं आप। लेकिन अनिल जी, सवाल यही है, सामने ये लग रहा है, हालांकि जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है या मीडिया का एक धड़ा, वो ये दिखाने की कोशिश करता रहता है लगातार कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव, एक एजेंडा सेट कर रही है और इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस जो है उसका पीछा कर रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है अगर हम साफ चश्मों से अपने देखें बिना किसी भेदभाव के कि किस तरह से जो कांग्रेस का एजेंडा है या खासतौर पर जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्हें लगा राम मंदिर के सहारे नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे में नैरेटिव चेंज कर दिया। फिर उसके बाद बिहार में सरकार जो है वो गिराई गई, नीतीश कुमार ने पाला पलटा। झारखंड में करने की कोशिश की गई, वहां नाकामी हाथ लगी। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में आरएलडी के तहत ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की खबरें हैं, अभी सत्यता इसमें कितनी है अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। और अब ओबीसी और तमाम कार्ड खेले जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी कांग्रेस का राहुल गांधी का जो नैरेटिव है, जो मुद्दे हैं, उनको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी ने एक बड़ी रेखा खींच दी है इस देश के अंदर और दुनिया के सामने भी। पूरी दुनिया के मुल्क देख रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यानी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण है, वो किस तरफ जा रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिकता की लड़ाई है। आप देखिए, राम मंदिर नहीं चल रहा है, तभी आज जो है कल आदरणीय आदित्य योगी नाथ ने कहा कि कौरवों ने तो 5 गांव नहीं दिए पांडवों को, हम तो 3 ही चीज मांग रहे हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या। तो मथुरा और काशी की बात चल पड़ी है। ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के साथ। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य, जहां के एक उद्योग लगने को तैयार नहीं है। सिर्फ नोएडा को छोड़ दीजिए, नोएडा को मैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं मानता हूं क्योंकि वो दिल्ली से लगा हुआ एरिया है एंड उसकी एक एक्सपेंशन का एक अलग स्कोप है। उसके अलावा सारे के सारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम, मतलब कॉलोनाइजेशन के नाम से पैसा कमाया जा रहा है, शहरों के विस्तारीकरण से, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आप जो बात कह रही हैं कि मोदी और राहुल गांधी के मुद्दे हाईजैक कर रहे हैं, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मोदी के पास वो ऑप्शन नहीं है जो राहुल गांधी ने रास्ता चुना है। राहुल गांधी ने रास्ता चुना है भाईचारे का, सर्वधर्म समभाव का, धर्मनिरपेक्षता का, सबकी बराबरी का, ओबीसी के हक का, बेरोजगारी रोजगार दिलाने का। वो मोदी तो जस्ट इसके अपोजिट है। अगर मोदी राहुल का मुद्दा हाईजैक करेंगे तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। फिर तो वही गलती होगी जो आडवाणी ने लाहौर में जाके की थी। पता लगेगा अचानक से मोदी का पूरा बेस खिसक गया और राहुल गांधी स्वतः नेता हो गए। वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के मूल के कैरेक्टर को समझिए। वो 82% हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है। खलबली ये है, आप समझिए कि भाई अगर 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो 62% वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये खेल इसलिए बिगड़ेगा कि अगर 62% में से 60% वोट भी मिल जाए कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को या इंडिया को, तो सारा खेल बदल सकता है। 38% और 37% वोट में सिर्फ 1 ही % वोट का अंतर है, नरेंद्र मोदी को मालूम है। और अगर 1 से वो 2% हो गया तो सारी तस्वीर बदल जाएगी। कोई मुद्दा ले आइए,
अभी तो लोग सड़कों पे आए नहीं है, क्योंकि बिहार में जो जन आंदोलन चल रहा है रेलवे का, या बाकी जो अग्निवीर का मुद्दा चल रहा है, अग्निवीर के लोगों को, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया ये तो पता ही नहीं है, और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ये नहीं पता है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो लोग कहां काम कर रहे हैं ये नहीं पता है। 1,62,00,000 वोट इन लोगों ने वोट लिस्ट से काट दिए हैं। अब तक इसकी रुख का तस्वीर का रुख बदलेगा। चुनाव आयोग को इस देश को बताना चाहिए चुनाव घोषणा वाले दिन कि हमने इस देश में से कितने लोगों का चुनाव वोट काट दिया। अगर वो नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को और बाकी सब लोगों को मांगना चाहिए कि लाइए लिस्ट लाइए, किन किन लोगों को आपने काटा, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के तबादले हुए, किस रिलीजन के लोग हैं, किनके वोट काटे, ये बहस ये होनी चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। पर्दे के पीछे ईवीएम तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो वोटर लिस्ट आती है, और वोटर लिस्ट से जब वोट ही नहीं डलेगा तो आप करेंगे क्या। अगर आप ये देखिए 24 करोड़ वोट लोग ये लेना चाहते हैं, इनकी 24 करोड़ वोट नहीं आ रही है, ये अटक गए 19 करोड़ वोट पे और 18 करोड़ वोट पे। अगर 5 करोड़ वोट इनको फालतू नहीं मिलेगा तो इनका जो 400 का सपना है वो धूल-धूसरित हो जाएगा। ये मैं मैक्रो इलेक्शन की बात बता रहा हूं। रही बात मोदी के और राहुल गांधी का कद बड़ा हो गया है। राहुल गांधी मैदानी नेता है, मैदान में डटे रहेंगे। राहुल गांधी, मैं दोबारा कह रहा हूं, तस्वीर बदल जाएगी। जो आदमी पैदल चलता, महात्मा गांधी का उदय आप देखिए ना कैसे हुआ। महात्मा गांधी चंपारण गए, दांडी मार्च किया, लोगों के बीच में रहे, और जो मॉडल कांग्रेस ने वो मॉडल छोड़ दिया। हरिजन बस्तियों में महात्मा गांधी जाते थे, हरिजन, दलित, कुम्हार, लोहार, दुरान सबके बीच में जाते थे। राहुल गांधी उस मुद्दे को रिवाइव कर रहे हैं। अब क्योंकि कांग्रेस एक दिन में नहीं आ रही है, कांग्रेस पिछले 15 साल में बाहर हुई है, कांग्रेस को आने में भी 10 साल लगेंगे। लेकिन राहुल गांधी अगर इसी तरह मैदान में डटे रहेंगे, वो पीरियड छोटा हो सकता है, उसमें गति आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी एक बड़ा काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया के धर्म के लोग भी देख रहे हैं। अभी ये जाएंगे गल्फ में, दुबई जा रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां भी ये बात कहने जा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिकता की लड़ाई हो रही है, सेकुलरिज्म की लड़ाई हो रही है, दूसरे लोगों के धर्मों को जिंदा रहने की लड़ाई हो रही है, और ये दूसरे लोगों के धर्मों को गला घोटने की तैयारी में है। ये बड़ी बात है। ये राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, हार जाएंगे, इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक बात, एक व्यक्ति, एक नेता ये बात सही कहने के लिए सड़क पे उतरा है कि हिंदुस्तानियों का धर्म निरपेक्षता है, भाईचारा है, प्रेम है, और नफरत की दुकान बंद करने का वो है, मोहब्बत की दुकान खोलने का। ये बड़ी बात है। इसको आने वाला इतिहास लिखेगा, राहुल गांधी का इतिहास। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात दीगर है, लेकिन जो असली राजनीति है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बेहद मुश्किल राह उन्होंने चुनी है, और ऐसे वक्त में उन्होंने मुश्किल राह चुनी है जब उनके सामने जो चैलेंजेस हैं उनका अंबार है उनके सामने। किस तरह से वो लगातार घिरे हुए हैं चारों तरफ से। साफ तौर पर हम ये देखें कि तमाम एजेंसी से लेकर हर कोई उनके पीछे है। पूरा आईटी सेल लगाया गया राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, लेकिन देखिए कि उसमें बीजेपी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, और कहीं ना कहीं उसकी जो खींच है वो हर कुछ दिन के बाद निकल कर आती है जब प्रधानमंत्री उनको किसी न किसी तरीके से उनका जब मजाक उड़ाते हैं, और देश के सामने वो असली तस्वीर मौजूद है कि राहुल गांधी असल में कर क्या रहे हैं और प्रधानमंत्री कैसे जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, वो सामने नजर आ रहा है। क्योंकि जितने भी वादे उन्होंने किए वो अब तक जुमले ही साबित हुए हैं। और इसीलिए देखिए एक बार फिर से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर आ चुके हैं और वो संसद तक कूच करने जा रहे हैं। लगातार जिन किसानों की बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और उनके साथ जो वादे करते गए रहे हैं, उनके आय दुगनी करने और तमाम जो काले कानून लेकर आए फिर उनको वापस करना पड़ा। देखिए एक बार फिर से जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और अभी नोएडा बॉर्डर पर हैं और वहां धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। लेकिन सवाल मेरा आपसे राकेश कपूर जी ये कि जो ब्लैक पेपर और जो व्हाइट पेपर है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो ये श्वेत पेपर है ये कोई किसी तरह से कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर सकता है, या पूरी कोशिश ये है
चाहे ईडी के जरिए कार्रवाई की जा रही हो, चाहे नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, या मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, ये श्वेत पेपर लेकर आ रहे हो, सोनिया गांधी की बात हो, ये दिखाने का कि देखिए किस तरह की ये सरकारें नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकारें हैं, ये आरक्षण विरोधी, हर तरह के हर तबके के विरोधी रही हैं। और आप अगर अपने साथ ये खिलवाड़ नहीं चाहते हैं तो एक बार फिर से मोदी जी को चुनकर लेकर आइए। और वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो आ ही रहे हैं। वो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, अब तो 2047 की बात करते हैं, पार्लियामेंट से वो बोलते हैं। यानी लोकतंत्र में आप एक तरह से राजशाही की बात करते हैं और खुद ही कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं और 5 अगले साल के ख्वाब भी दिखा रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो अगले 5 साल में हम ये करेंगे। 10 साल का कोई हिसाब नहीं है। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या लग रहा है, ब्लैक पेपर पर व्हाइट पेपर भारी पड़ेगा या व्हाइट पर ब्लैक पेपर को भारी पड़ता देख रहे हैं? किस पर जनता यकीन करेगी? बुशरा जी, देखिए बेसिक सवाल ये है ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर का, कि जिस तरीके से व्हाइट पेपर 2014 से पिछले 10 साल के बारे में लाया जा रहा है, वो क्या सरकारों का ये काम होता है? सरकारों का ये काम नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी से ये विपक्ष ने कहा था कि वो चीन के मसले पर व्हाइट पेपर लाएं। चीन की जो स्थिति है, यह कह देने भर से कि 1962 में चीन ने हमला किया था, उसमें भारत हार गया था और अक्साई चीन का इलाका उसके पास है, वो भी हम, बीजेपी तो ये भी कहती है कि वो भी हम वापस लाएंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है चाइना बॉर्डर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की, चीन के बारे में, उस पर व्हाइट पेपर लाने की मांग थी, वो ले आए 2014 से पिछले 10 सालों के दौरान का व्हाइट पेपर। तो इन व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर जो है वो ये मौजूदा दौर का जो 10 साल का मोदी जी का शासन है उस पर है। अब 10 को अगर हम 5 में भी कर दें कि 5 साल का ही हिसाब किताब दिया जाए तो भी एक बात जमती है, चूंकि लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार की होती है, सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ती है। आप जवाबदेही नहीं लेते हैं, आप जवाबदेही से बचना चाहते हैं, इसका मतलब ये निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है। और लोकतंत्र में जवाबदेही बहुत जरूरी चीज है। बुशरा जी, आप हमें बताइए कि जिस देश की सेनाओं को ये कह दिया जाए कि 4 साल के लिए आप सिपाही भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद उसको रिटायर कर देंगे, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किस प्रकार से सुलझाया जाएगा? एक तरफ आप ये कहें कि किसान की आय दुगनी होगी और दूसरी तरफ आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ राहुल गांधी की पैरवी करने नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ राहुल गांधी की पैरवी बिल्कुल करने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र का सिद्धांत क्या होता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है, विपक्ष का चुनाव भी देश की जनता करती है, वही मतदाता करता है जिसका चुनाव जो सत्तारूढ़ पार्टी का करता है। ये लोकतंत्र विरोधी बात होती है। यह कहना, पहले से चुनाव के नतीजे बता देना, हम पाकिस्तान नहीं है, क्षमा कीजिए, हमारा लोकतंत्र बहुत जीवंत लोकतंत्र है। हम इस देश में आखिरी वोट तक जब तक नहीं गिना जाएगा तब तक हार जीत का फैसला नहीं किया जा सकता है। ये लोगों की ताकत है, लोगों की ताकत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। और ये पहले से ही इस पद के प्रत्याशी बना देना, उस पद का प्रत्याशी बना देना, हमारा संसदीय लोकतंत्र है। हम केवल संसद सदस्य का चुनाव करते हैं। मुझे चौधरी चरण सिंह का वो वक्तव्य अभी तक याद है, सन 84 के लोकसभा चुनावों में मैं उनके साथ था। वो जब भाषण देते थे तो कहते थे, भाइयों आप अपने यहाँ पंच सुनेंगे। वो पंच दिल्ली पहुंच के अपना सरपंच चुनेगा, जो सरपंच होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा।
ये है हमारे देश का लोकतंत्र। ये हमारे देश का असली लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र इसी को कहते हैं। खैर, वो बात हुई, लेकिन आज मुख्य मुद्दा यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, राहुल गांधी विपक्ष के लिए मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी सिर्फ एक सीट है, वो 11 दिन रहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए नहीं रहेंगे, क्षमा कीजिए, वो अखिलेश यादव के लिए भी रहेंगे, जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको लाभ होगा। इसी प्रकार से और दूसरे राज्यों में उनकी जो यात्रा हो रही है, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर रहता है तब विपक्ष की क्या हालत होती है, तब सरकार की क्या हालत बनती है, सरकार किस मोड में जाती है। विपक्ष की जो अवधारणा है लोकतंत्र में इसीलिए है कि सरकार पर सर्वदा अंकुश लगा रहे, सरकार निरंकुश ना हो, इसलिए विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। इसलिए और हमारी संसदीय प्रणाली भी ऐसी है कि जिसमें विपक्ष द्वारा उठाई गई आवाज संसद के भीतर उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं चीजें किस तरीके से चल रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसा रुख अपनाते हैं, वो नियमों के नाम पर ही। और ये भी देखते हैं, उन नियमों को भी देखने की जरूरत नहीं है। संसद की कार्रवाई टीवी पर कैसी दिखाई जाती है, एक पक्षी, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। इस दौर से हमें निकलना है, और इस दौर से तभी निकलेंगे हम जबकि आम आदमी को मजबूत करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आज जीडीपी का रेट क्या है, जीडीपी की दर क्या है। सवाल यह है कि इस देश के आम आदमी की आय में कितनी वृद्धि हुई है, क्या उसकी आय बढ़ी है रुपए की गिरती वैल्यू को देखते हुए। असली सवाल ये है, इस सवाल की तरफ हमें ध्यान देना होगा। जी बुशरा जी, बिल्कुल राकेश जी, बहुत वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। वक्त की कमी है इसलिए आपको मैं रोक रही हूँ। और बहुत संक्षेप में मैं राकेश अचल जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सवाल तो बहुत है, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जब हम राहुल गांधी को इस यात्रा के दौरान देखते हैं, वो तमाम मुद्दे उठाते देखते हैं जो वाजिब हैं, जो लोगों से जुड़े हुए, जिन पर दरअसल इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, जो जनता के सरोकार से जुड़ी तमाम बातें हैं। क्या इस यात्रा से आप राजनीतिक फायदा होता देखते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, विपक्ष को? क्या वो असर ला पाएगी? ये जो भीड़ हजारों की जुटती है सिर्फ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, ऐसी उम्मीद है आपको? बुशरा जी देखिए, राजनीतिक सभाओं और रैलियों और यात्राओं से में जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वोट में तब्दील होती है या नहीं होती है, एक अलग मसला है। मसला तो ये है कि 1980 के बाद इस देश में जिस तरह से धर्मांधता का रथ चलाया गया था, उसको पहली बार रोका था बिहार ने। आडवाणी जी के रथ को भारत रत्न उन्हें अभी हाल में ही मिला है। और अब जो ऑपरेशन लोटस नाम का एक अभियान इस देश में पिछले 10 साल से चल रहा है कि निर्वाचित सरकारों को आप गिरा दीजिए, गठबंधन की सरकारों को तोड़ दीजिए, राजनीतिक दलों को विभाजित करा दीजिए, उस अभियान को झारखंड जैसे वनवासी राज्य की जनता ने, वहां के जनप्रतिनिधियों ने रोक कर दिखा दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। और जो 2024 का जो अभियान उनका 370 सीटें हासिल करने का है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो आप देखेंगे कि अब चुनाव के सारे मुद्दे, राम एक तरफ हो जाएंगे, यूसीसी एक तरफ हो जाएगी, सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है या नहीं। लेकिन झारखंड ने ये संकेत दे दिया है कि विपक्ष पर आप चाहे जितने हमले कर दीजिए, अगर वो एकजुटता दिखाने की स्थिति में आ गया मतदान के दिन तक, तो इस देश में जिस तरह की गतिविधियां, अलोकतांत्रिक गतिविधियां, तानाशाही की गतिविधियां चल रही हैं, वो उन पर ब्रेक ही नहीं लगेगा, बल्कि उनको सत्ता के बाहर कर दिया जाएगा। और इस डर से आतंकित भारतीय जनता पार्टी अभी कितने नीचे जाएगी, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सरकार अपने जितने अधिकार हैं
उन सब का कितना दुरुपयोग करके लोकतंत्र को और बीमार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अंततोगत्वा जीत, जैसा कि कपूर साहब ने कहा, भारतीय जनता की होगी। भारत की जनता बहुत परिपक्व जनता है, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिशें होती हैं और उनमें कभी कामयाबी भी मिलती है, लेकिन ये स्थायी तत्व नहीं है। बहुत जल्दी उम्मीद की रोशनी आप इस अंधेरे में देखें। दूसरे जी बिल्कुल, उसी की उम्मीद हम आप जैसे तमाम लोग किए बैठे हैं, क्योंकि हम तमाम लोग वो लोग हैं जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, इस मुल्क की उस रूह में यकीन रखते हैं जो आपसी भाईचारे की है, उसमें यकीन करते हैं, जो संविधान को सबसे सर्वोपरि मानती है, हर चीज से ऊपर मानती है। और इसी उम्मीद में हम तमाम लोग यहाँ उठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करके लोगों को एक तरह से जागरूक और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। यही पत्रकारों का काम भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस चर्चा, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।